अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाजरीन, लाहौर शहर में वैसे तो पुलिस की जानिब से असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी के दावे किए जाते हैं, लेकिन आए रोज मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग और फायरिंग के जरिए जख्मी होने के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। अक्सर मामूली सी तल्ख कलामी कई जिंदगियों का नुकसान कर देती है। इक़्तिदार के शहर लाहौर में 7 बरस पहले सरहदी इलाके बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में डियाल गांव में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया और कई अफराद जख्मी हुए। फिर पुलिस इस दुश्मनी में मजीद जानी नुकसान ना हो, इसके लिए मुतहरिक हुई और पूरे गांव को कई माह तक अपनी निगरानी में रखा। लेकिन 7 बरस तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि एक मुलजिम 7 बरस तक मफरूर रहा। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाटापुर ने इस इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि 5 अफराद के कत्ल के इस मामले की कहानी के बारे में पुलिस क्या कहती है। दरअसल 2019 में एक वक़ुआ होता है डियाल गांव, ये बाटापुर, ये वाघा बॉर्डर के नज़दीक है। वहाँ आपस में इनकी ऑलरेडी कोई अदावत चल रही होती है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। तो इसमें जो मकतूल फरीक है वो चौकी जाते हैं, जो पुलिस चौकी है वहाँ जाकर इत्तला देते हैं। इन सरसुर फटे होते हैं। तो चूँकि उस वक्त खिदमत मरकज़ सेंटर नहीं थे, तो इनको पुलिस हस्बे जो SOP है इनको बताती है कि आप जाकर सरकारी अस्पताल में अपना मुलाजा करवाएं। तो जैसे ये वहाँ से निकल कर अपने गांव में पहुँचते हैं, क्योंकि चौकी से निकल के जब ये जाना होता है लाहौर की जानिब, तो रास्ते में इनका गांव आता है। तो वहाँ जो मुल्ज़मान फ़रीक है उनके घर में कोई शादी ब्याह होता है, वो सारे ऑलरेडी वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ इनकी आपस में फिर तलक कलामी होती है। तलक कलामी के बाद वहाँ इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। लड़ाई झगड़े में जब फायरिंग होती है, फायरिंग होने में जो मुद्दई फरीक है उसमें उसके 5 अफराद कत्ल हो जाते हैं और 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ज़ख्मी होने के बाद वहाँ, चूँकि ये 2019 का हुआ था, वहाँ जो 2019 की यहाँ लोकल पुलिस है वो मौका पर इतला पाकर पहुँच के जो हस्बे रूटीन जो उनकी ज़रूरी कार्रवाई है वो अमल में लाती है। कार्रवाई अमल में लाने के बाद जो मुल्ज़मान है वो वक्तन फ़वक्तन उसमें अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद वो हवाला जुडिशल चले जाते हैं। तो इसमें एक मुल्ज़म जिसका नाम एतज़ाद उर्फ़ एजाज़ है, ये 2019 से आज तक इश्तिहारी हो जाता है, ये मफरूर हो जाता है। तो इसके लिए हमने तगोदो की और इसको हमने अरेस्ट किया है और इसके ख़िलाफ़ हमने मजबूत चलान मुरतब कर रहे हैं। उसको हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया। ये दरअसल 2019 से आज तक चूँकि ये मफरूर था, पुलिस को मतलूब था, ये इश्तिहारी था, तो ये यहाँ से फ़रार होकर ये मुख्तलिफ़ अज़ला में पनाह लेता है, जिसमें बूरा विहारी उधर रहता है। ये कराची कुछ अर्सा गुजारता है। अब यहाँ में इसकी लोकल इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ इधर अपनी वालदा को मिलने आया था, तो हमने इसको फिर अरेस्ट किया। बाटापुर पुलिस स्टेशन में जो एक अफसोसनाक वाक़या आज से 7 बरस पहले होता है, उसकी सारी तफसील हमने आपको बताई। लेकिन 5 कत्ल होते हैं और दरीना दुश्मनी की बुनियाद में होते हैं और लाहौर का सरहदी इलाका है, जहाँ पर दुश्मनी की बुनियाद पर अक्सर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन ये 2019 में होने वाला वाक़या, जिसमें 5 अफराद की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं। 7 साल तक एक मुलजिम इश्तिहारी रहता है, लाहौर का इश्तिहारी होता है, 302 की FIR का इश्तिहारी होता है और मुख्तलिफ पंजाब के अज़ला में वो पनाह लेता है, फिर कराची में भी रहता है, दीगर अज़ला में भी रहता है। इसको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया है 7 साल के बाद। तो इसका क्या इस मुकदमे में रोल है,
इससे पहले कितने मुल्ज़मान हैं, जो इस मुकदमे के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं मुख्तार, वो हमें इस मुकदमे की तफसील बताएंगे। मुख्तार साहब, यकीनन जब ये वाक़या हुआ तो इस इलाके में बड़ा खौफ व हरास था कि 5 कत्ल, 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ तो 5 लोग जो है उनके जहाँ बाग हो गए। आप ये बताइएगा कि 7 बरस तक क्या इस मुकदमे की तफसीलात रही, और जब आप इसके आईओ, बतौर आईओ आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2019 का जो है ना वाक़या है, ठीक। बहुत बड़ा सान्या था ये उस वक्त का जो है ना हुआ था, जिसमें 5 जो बंदे हैं वो मर्डर हुए थे और इसमें 6 मजरूब थे। ठीक। इनकी आपस में रिश्तेदारी भी है। उसी दिन पहले इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। दोनों पार्टीज चौकी में वागा में गए हैं एप्लीकेशन देने, जहाँ से इनको हदायत की गई थी चौकी इंचार्ज साहब कि आप इनका मुलाजा करवाएं, मेडिकल करवाएं। ठीक। जब ये वहाँ से निकलते हैं तो इल्ज़ाम ला पार्टी जो मुलजमान है, इनकी शादी थी किसी रिश्तेदार की। ये डियाल में ही थे। डियाल गांव जो बड़ा डियाल मशहूर है यहाँ का। तो जो मकतूलीन है वो वहाँ से निकले डियाल गांव के पास, फिर इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जहाँ पर वो मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की, 5 की। 5 जो है वो कत्ल हो जाते हैं। 5 कत्ल हो जाते हैं, 6 मजरूब हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो तफ्तीश मेरे पास आई, अफसरान बाला की तरफ से एक टीम बनाई गई, इंचार्ज साहब बाटा सदीक पट्टी साहब और मैं और हमारी टीम ने। ये मुल्ज़म इश्तिहारी था, एतजाज़ जो था ये उस मुकदमे का इश्तिहारी था, और ये फरार हो गया था। फरार हुआ था। कभी बेल नहीं इसने करवाई, कभी ज़मानत नहीं करवाई। नहीं, ये भागा हुआ था। मुख्तलिफ पहले भी टीमें काम करती रही हैं इसके ऊपर जो है ना। ये अफसरान बाला की तरफ से इसका आर्डर था, तो हमने कोशिश की, अल्लाह ताला के फजल से ये हमने गिरफ़्तार कर लिया था। ठीक है। तो मुख्तार साहब, ये कितने जो लोग हैं अब तक इसमें जेल में हैं? एक तो आपने 7 साल बाद मुलजिम पकड़ा, इससे पहले कितने लोग मुलजिम कितने? इस मौके पे जो है ना, इसमें 6 बंदे पकड़े गए थे। ठीक है। जो जुडिशल हो गए, मुख्तलिफ कात में फिर बंदे पकड़े गए। इसमें इश्तिहारी भी हो गए थे। ठीक है। 2 इश्तिहारी 2022-23 में पकड़े गए। ठीक है। ये बकाया था, तो ये अभी पकड़ा गया, डियाल गाँव से हमने पकड़ा इसको। ठीक हो गया। तो इसमें अब इसकी यकीनन गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और इसको जुडिशल हो गया ये। जी, हमने जुडिशल कर दिया इसको। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इसको जुडिशल हो गया। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जिनके 5 लोग इस दुनिया से चले गए, उनको इंसाफ दिला पाएगी पुलिस और इंसाफ मिलेगा तफ्तीश में? क्या लगता है कि इतना बड़ा सान्या, 5 लोग जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं, तो क्या इसमें पेशरफ्त हो रही है तफ्तीश में? जी, इंशाल्लाह पुलिस इंसाफ दिलाएगी। इसमें पहले भी जो है ना 780 भी लगी हुई थी इसमें। ठीक है। तो पुलिस ने पहले भी बहुत मेहनत की, बंदे गिरफ़्तार किए, इसको भी जेल में भेजा है। इंशाल्लाह सज़ा होगी इसको भी। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक हो गया। मुख्तार साहब, ये जब कत्ल होता है तो तब उस वक्त इस इलाके में बड़ा खौफ और राज फैल गया था। पुलिस की भारी नफरी डियाल गांव के बाहर खड़ी हो गई, पुलिस की रिजर्वें लग गई कि 5 लोग मर गए हैं, मज़ीद कोई लड़ाई झगड़े का खदशा जो है वो ना हो जाए। तो इसी तरह से हुआ था जैसे मैं बता रहा हूँ। जब ये हुआ था तो पूरे पंजाब पाकिस्तान में इसकी खबरें चली थी कि बहुत बड़ा सान्या हो गया इसमें। इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास था। इस पे अफसरान बाला ने तकरीबन 2-3 माह जो है ना इधर रिजर्वें लगाई गई थी ताकि कोई आइंदा ऐसा वक़ुआ ना इनके आपस में। तो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास था। फिर पुलिस ने अपना वर्क किया, कंट्रोल किया, तो अब अल्लाह के फजल से बेहतर हो गया था। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो मुल्ज़िम पार्टी है और जो मुद्दई पार्टी है, ये क्या आपस में रिश्तेदार भी हैं? एक ही गांव के चूँकि रहने वाले हैं? ये आपस में एक ही बरादरी है, राजपूत बरादरी है इनकी आपस में, तो वो रिश्तेदार भी हैं। तो
छोटी छोटी बातों पे पहले इनकी तलब कलामी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, फिर ज़मीन का भी मामला था। तो उसी दिन फिर पहले लड़ाई होती है इनकी, दोबारा फिर जो चौकी जाने के बाद जब ये गांव के पास पहुंचता है तो दोनों पार्टी के साथ ललकारे मारे जाते हैं और आपस में लड़ाई, उसी दौरान ही फिर फायरिंग होगी थी जिसमें बंदे। ठीक है, तो मुख्तार साहब ये ए कैटेगरी का इश्तिहारी था? जी जी, ये ए कैटेगरी का लिस्टेड इश्तिहारी था लाहौर पुलिस का। अच्छा, तो इसको गिरफ्तार जब किया आपने 7 साल बाद आपने इसको गिरफ्तार किया, तो कोई अफसरान की जानिब से कोई नाम, कोई सर्टिफिकेट कोई दिया गया आपको? ये अफसरान बाला की तरफ, एसपी साहब कैंट की तरफ से CC3, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से CC2 दिया गया हमारी टीम को। ये अफसरान बाला का हुक्म था, हमने उसकी तमील की है, तो अफसरान बाला ने हमें इनाम से भी नमाज। नाज़रीन, ये तो हमने आपको वो कहानी सुनाई जिस केस को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद गुनहगार को कसूरवार और बेगुनाह को बेगुनाह लिखा। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं उन लोगों की दास्तान जो फायरिंग के जरिए जख्मी हुए। ये मुतासरीन कहते हैं कि मामूली झगड़े पर उन पर फायरिंग की गई, उनके खिलाफ 324 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब मुकदमा दर्ज हो गया तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुल्ज़मान आज़ाद क्यों घूमते हैं और पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम क्यों रहती है? आइए सुनते हैं ज़ख्मी मुतासरीन की ज़ुबानी कि वो इस बारे में, इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। जी, ये 13 साल से हमारी सोसाइटी के ऊपर मसलत है सेक्रेटरी, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का नायब सदर मुंतखब हुआ हूँ। मैंने इसकी करप्शन देखी कि इसकी 60,000 सैलरी है और फॉर्चूनर पे ये आता जाता है। इंडिया में फॉर्चूनर में घर है, 4 गाड़ियाँ इसके घर खड़ी हुई हैं। इस पे ऊपर मैंने थोड़ा सवाल किया कि आपकी इतने में तो ख़र्चा नहीं पूरा होता, तो यही रंजिश इसने दिल में रख ली कि अभी ये, क्योंकि पहले सदर के ऊपर भी 3 अरब की करप्शन का मैंने उसकी पटिशन दायर की हुई थी, तो बाद में मैंने सेक्रेटरी को भी देखा भी ये तो उससे भी बड़ा चोर है। इसी वजह से इसने रंजिश करके तो ये बाहर से आदमी ला के मेरे फायरिंग की, और जब फायरिंग हो रही थी मेरी वाइफ ऊपर से नीचे आ गई, बेटा भी आया और उसको फायर लग गया। देखिए जी, इसका ये वतीरा है कि यहाँ पे अभी पता चला कि ज़्यादातर तो मैं ओवरसीज़ में रहा, मुझे ज़्यादा मालूमात सोसाइटी की इतने ज़्यादा मालूमात नहीं थे। इसने आगे भी 8-9 आदमियों के ऊपर FIR करवाई हुई हैं, यही सेक्रेटरी ने। जो कोई बात करता है कि यार ये काम गलत है तो ये एकदम में FIR करवा देता है। आज भी इसका शनाख्ती कार्ड चेक करें, तकरीबन टोटल 20 के ऊपर FIR है। लेकिन यहाँ की पुलिस ने चूँक ने हमारे साथ पूरा तावन किया, ASP साहब मौके पे आ गए, ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन DSP साहब ने और IO साहब इंस्पेक्टर वारिस साहब ने बहुत मेहनत के साथ इसके पीछे पूरी कार्रवाई की और इसको गुनाहगार किया। मुल्ज़म ने जी बेल करवा ली है और ज़ाहिर है कानून के साथ ही चलना है ना। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इसको गुनहगार कर दिया है, लेकिन अभी अदालत के रहम करम पे हैं जी हम लोग। ये इसने पहला ख़वातीन पे हमला नहीं किया, इससे पहले एक मियाँ ज़ैद साहब थे, वो यहाँ के सदर रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं वो। उनकी वाइफ के ऊपर भी इसने झूठा पर्चा किया और 15 लाख लेके इसने सुलह की। ये औरत, लेडीज़ का और जेंट्स का ये कोई एहतराम नहीं करता, इसका वतीरा यही था जी। उनकी तो दोनों हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, वो तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अभी 6 मंथ तक ये तो बिल्कुल नहीं चल सकती, कि दोनों बड़ी और छोटी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। देखो जी, मरियम साहब ने ख़ासकर माई वडेरी साहब मेरे घर में तशरीफ़ लाई, MPA साहब, और वहाँ उनके बराबर से पुलिस वालों को भी काफ़ी फ़ोन शोन हुए, और हम लोग खुश हैं कि चलो पुलिस ने कम से कम इसके ऊपर FIR और कंप्लीट कर ली।
नाजरीन, थाना नसीराबाद की हदूद में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। एक क्लिनिक पर बैठे हुए शख्स पर नामालूम अफराद आते हैं और गोलियां मारकर उसे जख्मी कर जाते हैं। मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन मुलजिम को पकड़ना तो दूर की बात, ये भी पता नहीं चल पाता कि फायरिंग करने वाला कौन था। सवाल यह है कि एक क्लिनिक पर बैठे हुए शख्स को फायरिंग करके जख्मी करने वाला बड़ी आसानी से फरार हो जाता है और पुलिस उसका सुराग तक नहीं लगा पाती। क्या ऐसे केसेस को हल करना इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? ये वाकया क्या है और इसके पसे मंजर में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ पहले आपको सुनवाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि नसीराबाद के इलाके में जो फायरिंग के नतीजे में एक ज़ख्मी होने वाले शख्स की कहानी है, ये हम आपको उसकी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि ये वाक़या हुआ किस तरह से। 3 अफराद आए, फायरिंग करके ज़ख्मी करके वहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस तमाम पहलुओं पे इसके ऊपर तफ्तीश कर रही है कि कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है या कोई ये डकैती का मामला भी हो सकता है। इसके तमाम पहलुओं पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिलाल भाई, अब आप बताएं पहले कि तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है ज़ख़म आपके? सर बस पेट का तो ज़ख़म है, लेकिन टांग में सर अभी काफ़ी दर्द है, क्योंकि टांग का ऑपरेशन रहता है अभी। अच्छा। तो टांग का भी उन्होंने नहीं किया। MLC जो है वो मेडिकल, वो अभी रहता है मेरा, तो वो अभी कर रहे हैं। कितनी गोलियां लगी हैं आपको? मुझे सर 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट पे लगी है और एक टांग पे लगी है। टांग पे लगी। टांग में गोली अभी भी है? नहीं सर, वो निकल गई थी, मतलब कि एक तरफ से निकली है, एक तरफ से अंदर गई है, दूसरी से निकल गई है दूसरी तरफ। और जो पेट पे लगी है? पेट वाली सर वो अभी अंदर ही है, वो अभी उन्होंने कहा नहीं निकालनी, वो बाद में देखेंगे ऑपरेशन करके। अच्छा, ऑपरेशन के बाद होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि हुआ क्या था, किस तरह से ये वाक़या पेश आया और आपकी जो मेडिसिन की दुकान है, क्लिनिक है आपका, क्या हुआ क्या था? वो सर ऐसे है कि सुबह हम नॉर्मली जैसे क्लिनिक ओपन करके तो उसको मेंटेनेंस के लिए खोलते हैं, सफाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो भी आनी होती है, ताकि शाम को डॉक्टर साहब को कोई भी मसला ना हो। ठीक है। तो उस दिन मैंने मामूल के मुताबिक उसको खोला, और मैं और मेरा छोटा भाई होते हैं। तो भाई मेरा ज़रा सुबह नाश्ता कर रहा था, तो मैं कुरान पढ़ के तो बैठा हूँ, तो इतनी देर में 3 बंदे आए हैं 1 to 5 पे, रेड कलर का 1 to 5 था उनका। ठीक है। और एक बंदा बाहर खड़ा रहा है और 2 अंदर आए हैं। और जो 2 थे वो मरीज़ बन के आए हैं, यहाँ पे हाथ रख के कि हमें मुझे ना सांस नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आप शाम को आए हैं, डॉक्टर साहब शाम को आते हैं एक्सरे वगैरह करवा के, तो अगर अभी आपने कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है तो फिर आप गुलाब देवी हॉस्पिटल चले जाएँ या कहीं और। तो इतने में उन्होंने बंदूकें निकाल ली हैं और वो मुझे तशद्दुद करते हुए अंदर मेरे पीछे कमरे में ले गए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जाके जो एक बंदा है वो कहता है कि इसके हाथ बांधो। हाथ बांध दो? हाथ बांधो इसके। ठीक है। तो मैंने कहा यार बताओ तो सही क्या हुआ क्या? तो कहता है इसके हाथ बांधो फिर तुम्हें बताते हैं। तो मैंने कहा यार इन्होंने हाथ मेरे बांध लिए तो फिर तो मैं तड़प तड़प के मारेंगे। हाँ। मतलब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है। तो मैं फिर एक को फिर मैं उनके साथ मेरा हाथापाई होगी। अच्छा। तो उनके पास असला था और हाँ, आप नहाते थे? नहाता था। तो इतने में एक को फिर मैं उसके साथ मेरा हुआ हाथापाई हुई है। और फिर जो दूसरा था वो साइड पे खड़ा हुआ था, उसने फिर 4 से या शायद 5 फायर किए उसने, जिससे 2 मुझे लगे। पहले मुझे पेट में लगा और जाते हुए उसने मुझे टांग पे मार दिया। ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर अपनी मदद के तहत बाहर आया खुद ही। बाहर आने के बाद फिर मोहल्लेदार जो थे, वो साथ मेरा भाई भी था, वो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मेरा ये
ठीक है। सारा मामला। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपके हाथ बांधे और 3 लोग आए, नकाब किए हुए थे, नहीं, नकाब नहीं थे किए। ओपन थे चेहरे, जी, जी, ओपन। पहचान सकते हैं आप जी उनको? जी, मैं उनको पहचान सकता हूँ। तो किस तरह के लोग, कोई डाकू लग रहे थे या शूटर लग रहे थे या कोई कातिल लग रहे थे, हवाई फायरिंग करने वाले, क्या लग रहा था? उनके देखने से आपको क्या अंदाज़ा रहा था कि किस तरह के लोग हैं? सर जी, एक तो जो था ना, जो मरीज़ बन के आया अंदर, तो वो तो जैसे मतलब कि जंगली सा बंदे नहीं होते, बड़े बड़े बाल, काला सा रंग, और ये दाढ़ी जो है वो काली है और थोड़ी सी यहाँ से सफ़ेद है। अच्छा। और चलने में वो थोड़ा सा लंगड़ा था, ठीक है, वो लंगड़ा के चल रहा था। अच्छा। और उसकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 35-40 के करीब था। ठीक है। और जो दूसरा था वो तकरीबन उसका कद शायद 5 फुट या 5 फुट कुछ इंच था। अच्छा, छोटा कद था। हाँ, छोटा कद था, शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई थी। हाँ। और वो शहरी नहीं थे, कोई बाहर के ही थे वो। अच्छा, शहर का उनका हाँ। लिया नहीं लगता था, गांव देहात के लगते जी थे। जी जी जी। अच्छा। तो जो छोटे वाला था उसने ही मेरे पे तशद्दुद भी किया, वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो गोलियां वो जो बड़ा मैंने बताया, वो बड़े वाला उसने चलाई थी। अच्छा, आपने बताया 3 लोग थे, 2 अंदर आ गए, तीसरा बाहर रहा। तीसरा बाहर रखवाली के लिए बाहर रहा। अच्छा, उसके पास भी वेपन था? वेपन था उसके पास। आपको नजर आया उसका वेपन? वो नज़र इस तरह आया कि मुझे भी नहीं था पता उसके पास था, क्योंकि जब कुछ 2 लेडीज़ मेरे अंदर आई हैं क्लिनिक के अंदर, अच्छा। तो उन्होंने जब गोलियों की आवाज़ सुनी है ना, हाँ। तो वो फिर बाहर भागने लगी हैं। तो उनको डराने के लिए उसने निकाला। अच्छा। हाँ। तो फिर उनको जाने दिया? फिर वो मतलब के 7 वाले दरवाजे से खुद ही चले गई हैं वो। अच्छा, तो जब ये वाक़या हो रहा था, कोई आपको इस तरह से नहीं लगा कि ये कुछ लूटना चाहते हैं? कोई आपने ऐसा कहा हो कि भाई कोई तुम लूटने आए हो, मोबाइल छीनना है या पैसे लेने हैं? इतना सर जी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 5 मिनट का ये सारा वाक़या हुआ है। अच्छा, 3 फायर किए थे उन्होंने कि 4 फायर किए थे? सर 4 या 5। 4 या 5 किए, जिसमें हाँ, 2 आपको हाँ, लगे? 4 तो पक्के हैं, 5वां भी शायद मेरे ख्याल से हुआ है। ठीक है। तो पुलिस अब क्या कहती है? पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखें अब क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? किसी से कोई दुश्मनी, कोई नहीं सर जी, ऐसा मेरी कभी मसला? भी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा किसी से कभी झगड़ा हुआ है, कभी भी नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि यार इतना मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया कि मतलब कि वो तो मार गए थे वो तो एक हिसाब से मुझे। हाँ। तो पुलिस भी इस बात से हैरान है और मैं भी। तो पुलिस तो हर पहलू पे ज़ाहिर है अब तफ्तीश करेगी। जी जी, वो तो जाहिर सी बात है, हर तो छोटी छोटी चीज़। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर दुश्मनी हो तो फिर तो किसी ना किसी से कोई नाराज़गी, को किसी को आप पे गुस्सा? नहीं सर जी, इतना मेरा ना कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला यहाँ पे, उन्होंने जाहिर सी बात है पुलिस वाले ने पूछा भी है, तो इतना मेरा कभी भी झगड़ा किसी से के साथ नहीं है। मैं तो कभी किसी के साथ मेरा ऐसा झगड़ा नहीं है कि गोलियों वाली बात चली जाए। हाँ, ठीक है। और ये जो क्लिनिक है कितने अरसे से? ये तकरीबन 35 साल से है। पहले वालिद 35 साहब थे, साल? हाँ। अच्छा। तो उनको फोत हुए 5 साल हो गए। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी सरपरस्ती की है। ठीक है, तो क्लिनिक बनाने का मकसद ये है कि आप वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, लोगों को जी मेडिसिन, जी जी जी, डॉक्टर और उनके साथ आपके, हाँ, मैं ऑनर। आप ठीक है, ऑनरेबल मैं। ठीक हो गया। हाँ, तो शाम के वक्त ही डॉक्टर जो है जी वो जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वो जो सीसीटीवी फुटेज ली है जी जी। उसमें मोटर बाइक का नंबर कुछ हुआ, कुछ उनको शुबा हुआ, कोई रूट उन्होंने पकड़ा कि किस तरफ से आए, किस तरह से? इन लोगों को आपने भी पहले कभी नहीं देखा था? नहीं सर जी, मैंने कभी भी पहले नहीं देखा उनको, क्योंकि देखा होता तो मैं अपनी इस हालत, जाहिर सी बात है कि एक बेगुनाह को सज़ा मिल रही है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्राइम भी मैंने नहीं किया, हाँ, ठीक है, ना किसी थाने में मेरा कोई ऐसा मसला है। ठीक तो है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि यार ये क्या मेरे साथ मसला पेश आ गया। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? पुलिस मदद कर रही है आपकी? क्या चाहते पुलिस हैं? हाँ मदद कर रही है मेरी, बस ये है कि जल्द से जल्द सर जी ये पकड़े जाएं हाँ। और जो क्राइम जो है उसको रोका जाए और इनको इनके किए की सज़ा मिले, बस यही मेरा बता। लेकिन इसमें पुलिस ने कोई
अब तक कुछ किया है, कुछ बताया आपको? मुकदमे के मुद्दई भी आप ही हैं। जी जी, पुलिस अभी बस पूछताछ कर रही है कि दुश्मनी किसी के साथ, कोई बात किसी के साथ, तो वो मैं भी इस चीज़ से हैरान हूँ कि मेरी किसी के साथ तो है ही नहीं है ज़ाती रंजिश, ना कभी किसी को गाली दी, ना कभी किसी का कोई ऐसा काम किया। ठीक है। तो पुलिस बस इसी कश्मकश में लगी हुई है। कभी तो हमारा ऐसा कभी वाक़ई ही नहीं हुआ। अगर हमारी कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो तो फिर भी अगर ऐसे फायरिंग हो जाती है, हमारा ना किसी के साथ झगड़ा है ना भाई का झगड़ा है। अगर झगड़ा हो भी तो हमें कज़नों में सबको पता होता है, ठीक है। हमारा ना किसी के साथ बात भी, किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है और ना कभी किसी के साथ लड़े हैं। इधर तो असला वगैरह तो नहीं लेकर घूमा जाता। ये पहली मरतबा ही मैंने देखा है अपने होश-ए-वाज़ में कि मेरे कज़न के साथ ही ऐसा हुआ है। तो अब ऐसा तो नहीं होता इधर। नाज़रीन, अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आता है जिसमें किसी का जानी नुकसान हो जाए या किसी को जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी कर दिया जाए, तो पुलिस के तरीक़ेकार के मुताबिक फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के बाद ना सिर्फ तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए बल्कि मुकदमे को परसू करते हुए अदालत तक लेकर जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे केसेस अक्सर इल्तवा का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या ये लोगों की कोताही और गलतियों की वजह से है या पुलिस ऐसे केसेस में दिलचस्पी जाहिर नहीं करती? कानून इस बारे में क्या कहता है और पुलिस को किस तरह अमल करना चाहिए? अब हम आपको कानून की बात सुनाते हैं ताकि ये वाज़ेह हो सके कि ऐसे वाक़यात में कानूनी तकाज़े क्या है और पुलिस की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म। अनवर इस्माइल साहब हैं जी हमारे साथ, माहिर कानून है। इस केस के हवाले से और जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात शहर में पेश आते हैं, इनकी कानूनी राय लेंगे हम। अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, अक्सर लाहौर में हवाई फायरिंग के मामला तो सामने आते भी हैं, लेकिन फिर फायरिंग के नतीजे में लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया जाता है। 324 की दफ़ात के तहत मुकदमा पुलिस फौरी तौर पर दर्ज कर लेती है, लेकिन मामला ख़राब हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के अमल पर। मुलज़मान की ना तो शनाख्त हो पाती है, ना गिरफ़्तार हो पाते हैं अक्सर केसेस में। तो फिर नौबत जो है वो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बढ़ती है और दरीना दुश्मनी को जन्म देती है। सबसे पहले ये बताइएगा कि फ़ायरिंग के नतीजे में जब कोई शख्स ज़ख्मी होता है और मुकदमा दर्ज होता है, तो पुलिस को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कानून के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बिल्कुल जो है ना दुरुस्त फरमाया है कि देखिए ना, वाक़यात हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी जो है हमारे सेशन कोर्ट में ये वक़ूआ हुआ है फायरिंग का। तो इन पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम साहिबा भी, डिपार्टमेंट्स भी हैं, टीमें भी तश्कील दी हैं, एक्शन भी लेती हैं। आईजी पंजाब साहब जो है वो भी इसमें जो है वो भी एक्शन लेते हैं। लेकिन जहाँ पे देखिए, जैसे आपने कहा कि भी जब एक मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी प्रॉपर जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। वक़ूआ हुआ, उसमें आप
उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, अगर कोई कसूरवार है तो उसकी जो है ना उसकी जांच पड़ताल करें। ये नहीं कि किसी का नाम लिख दिया और उसको आप उठा के ले आएँ और उसके ख़िलाफ़ उसको ड्यूरिंग द हरासमेंट जो है उसको जब लेके आते हैं तो उसको पता लगता है कि बाद में 2-4 मुकदमे और डाल दिए जाते हैं। इन चीज़ों से जो है ना मैं समझता हूँ कि ये इस तरह कंट्रोल नहीं होगा। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर एक बंदा बेगुनाह है उसको फारिग करें। यहाँ पे होता है क्या है, आपका किसी जैसे आपने बात की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही बढ़ के बड़ी दुश्मनियों में चेंज हो जाती हैं। हम आए दिन देखते हैं कि जी वो फलां दुश्मनों में 2 ग्रुपों में दुश्मनी है, ये है वो है। वो पता लगता है कि छोटी सी बात थी, उसी के रिज़ल्ट में दोनों फैमिलीज़ के 4-4 बंदे कत्ल हो गए, 5-5 कत्ल हो गए। तो ये चीज़ें जो है ना ये प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो मैं समझता हूँ कि जुराइम भी कम होगा और ये वाक़यात भी कम होंगे और लोगों का पुलिस पे एतमाद भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा अनवर साहब ये बताइएगा कि जब इस तरह के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR को कहा जाता है, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जो इस मामले में मुलव्विस होते हैं या जिनकी ये गुनहगार वो होते हैं तो उनके लिए पुलिस की सुस्त रवि होती है। तो फिर अदालतों में जब केस पेंडिंग रहते हैं, मुलजिम पेश नहीं होते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, तो फिर क्या सामना करना पड़ता है पुलिस को? क्या अदालतों के ज़रिए कोई पूछा जाता है इनको? देखिए सबसे पहले वही बात आ जाती है, जब एक FIR होती है 154 के तहत तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके मुताबिक जो चालान होगा, जो भी मटेरियल होगा, जो एविडेंस कलेक्ट होगी, सारा कुछ होगा, उसकी बेस पे कोर्ट ने आगे चलना होता है। अब एक मुकदमे की अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो उसमें अदालत क्या करेगी? उसका ये बंदे को आपने क्यों अरेस्ट किया, उसको जो अरेस्ट कर लिया उसके ख़िलाफ़ कोई मवाद नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ दोस्त हमारे पुलिस वालों से ताल्लुक़ होते हैं, वो अपनी एक ज़ाती दोस्ती की बिना पे ना और दूसरे बंदे से जिसके तो दुश्मनी है या कुछ से है अदावत है तो उनको नाजायज़ इन्वॉल्व कर देते हैं। अब देखो मुकदमा हो गया, FIR हो गया, FIR का मतलब ये नहीं कि वो बंदा मुजरम बन गया या वो गुनहगार हो गया। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें कि उस बंदे ने एक जुर्म भी किया है कि नहीं किया है, उसके ख़िलाफ़ को प्रूफ भी है कि नहीं है। जब इन चीज़ों पे हम जाएंगे ना, एक तो जुराइम कम होंगे, एक ये फायरिंग वगैरह के वक़ुआत कम होंगे, वक़ुए कम होंगे और जो है ना लोगों का एतमाद भी, आम पब्लिक का एतमाद भी पुलिस पे बढ़ेगा। इस अवाम का इन्वेस्टिगेशन का अमल से मुतमिन है आपके? इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हो रही है? नहीं, मैं तो बीइंग लॉ का स्टूडेंट जो है ना, मैं तो इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। होती है, ये नहीं कहता कि सारे जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सारे एक जैसे हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जो है ना वो दुरुस्तगी की ज़रूरत है। और दुरुस्तगी ना होने की जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं आप? ये जाहिर है इसमें जो है अपना पुलिस डिपार्टमेंट ही आएगा और गवर्नमेंट पे भी आता है। अब CM साहिबा और ये गवर्नमेंट पंजाब जो है वो तो एक डायरेक्शन तो हो जाती है, लेकिन उसको प्रॉपर जो है ना परसू किया जाए, एक चेक एंड बैलेंस उसमें हो। अब एक इन्वेस्टिगेशन का सारा तरीक़ेकार मौजूद है, कौन सा नहीं है, हर किस्म का कानून मौजूद है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, परसू नहीं किया जाता। एक पुलिस वाले के पास इन्वेस्टिगेशन जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी करता है, जिसको मर्ज़ी इन्वॉल्व कर देता है, जिसको चाहे बेगुनाह कर देता है। तो उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसको भी आगे को पूछने वाला हो। है सारे लेकिन पूछता कोई नहीं है। पूछता कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक केस है, हमने उसमें प्रोग्राम में भी इसका जिक्र भी किया। 7 साल पहले 2019 में बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में 5 लोग जो है वो कत्ल हो जाते हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी होते हैं, कई मुलज़मान पकड़े जाते हैं। एक मुलजिम जो है वो 7 बरस पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है, और जब उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती है तो वो ज़ाहिर है पेंडिंग केस है, एक मरकज़ी मुलजिम है, उसमें उसका किरदार क्या था, किस तरह से सब कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन की तफसील जो है वो अदालत में चालान उस तरह से जमा नहीं हुआ होगा तफसीलन। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 7-7 साल और 5-5 साल मुलज़मान रहते तो इसी मुल्क में है, चाहे इसी शहर में ना रहें, इस ज़िले में ना रहें, लेकिन होते पाकिस्तान में हैं, तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए आपके नज़दीक क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है? और
जिद्दत इन्वेस्टिगेशन में लाने की क्या ज़रूरत है? जी, इसमें मेरी राय जो ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, देखो पुलिस वाले भी ज़ाहिर है वो भी इंसान है, कमी कोताही हर एक में होती है, लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक फील्ड है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चलना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा। इसमें अभी एक मैं आपको खुद एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि चंद दिन पहले एक दोस्त के साथ में एक मैटर डिस्कस हुआ, तो मुझे कहता है यार हमारा निज़ाम चेक करें, एक कत्ल होता है, कत्ल दूसरा बंदा करता है, फ़र्ज़ करें बाप ने किया है, बेटे को इन्वॉल्व कर दिया इसलिए कि यंग था। अब उस बच्चे की एज जब वो कत्ल किया था तो उस वक़्त कोई 12 या 13 साल थी या 14 साल थी। ठीक। 8 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब वो जो 8 साल बेगुनाह अंदर रहा है उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है ना, उस पर एक एलिगेशन तो लग गई है, उस पर वो जुर्म तो उसका बन गया, हालांकि 8 साल बाद वो बरी हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना हमें ये कंट्रोल करनी चाहिए। अब कत्ल हो रहे हैं, इसका कत्ल का मतलब ये तो नहीं कि दोनों साइडों से कत्ल होते रहें, हमने ये चीज़ को रोकना चाहिए। ये किसने रोकना? हम सब ने मिलकर रोकना है। मैं नहीं कहता कि डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हम सब भी इसमें शामिल हैं। तो ये आपस में जो इसकी प्रॉपर अगर एक होगा ना चेक एंड बैलेंस होगा, पुलिस वाले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम भी, आम पब्लिक भी उनसे कोऑपरेट करे, लेकिन पब्लिक का एतमाद जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट पे बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी टू से, यहाँ तो हमारा कल्चर ऐसा है कि आप एक आप राइट पे हैं, आप हक पे हैं, फिर भी आपको पुलिस डिपार्टमेंट पे उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, एक बात तो नहीं है करने वाली, लेकिन जब तक आप उसको कुछ दे नहीं ना देंगे, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। हम तो वैसे ही मुसलमान हैं, एक अल्लाह पाक पे यकीन रखने वाले हैं, कुरान पाक पे, हम किताब पे यकीन रखने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए इनके प्रॉपर। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें अगर बेहतरी आ जाती है, अगर हम एक होप तो हर किसी को, उम्मीद तो हर किसी को होती है और रखनी भी चाहिए, हम भी रखते हैं। अगर आप ये समझें कि एडवोकेट होने की हैसियत से कि अगर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस अपना मुकम्मल तौर पे काम बर वक्त करे, बर वक्त का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को यही गिला रहता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है तो बड़ा मुश्किल होता है। आईओ को पहले तो तलाश करना, फिर इंचार्ज को जाके ढूंढना, और फिर अगर एफआईआर तो हुई होती है, लेकिन अगर तफ्तीश तेज़ी से नहीं होती, बर वक्त नहीं चालान जमा होता, बर वक्त शाहिद जो हैं वो जमा नहीं कराए जाते अदालत में, तो अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर कितनी सहूलत लोगों को मिल सकती है, कितना हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, या कानून की पासदारी होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बेहतरी हो सकती है। अभी देखें ना, ये सीसीडी वाला जो डिपार्टमेंट है, कुछ एक्शंस हुए, बाज़ारों में हमारी ख़वातीन शॉपिंग के लिए जाती हैं, बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, सीएम पंजाब साहिबा ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, आईजी साहब ने एक एक्शन लिया, कुछ दोस्तों को उनके जुराइम की सज़ा मिली। तो अब इस वक्त कम से कम ऐसी पोजीशन है कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई लेडीज़, आपकी बहन, हमारी बहन या बेटी जो है वो बाज़ार में है या कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, तो एक लोगों के, एक जो जुराइम पेशा लोग, उनके दिल में खौफ है कि अगर हम इनके साथ को बदतमीज़ी करेंगे तो हमें को पूछने वाला है। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी ना, स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम फ्रेम भी है, लॉ में सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब एक केस 10 साल चलेगा या 12 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, जैसे मैंने पहले कहा, एक बंदा अंदर 8 साल रहा है, तो ये चीज़ें अगर इस पर कोई एक्शन होगा ना, तो उससे अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा, कानून के तकाजे भी पूरे होंगे और लोग भी खुश होंगे और जुराइम भी कम होगा। ठीक है। अनवर साहब, किसी को अपना बेगुनाही साबित करने के लिए जेल में रहना ज़रूरी होता है? भाई यही तो हमारी बदकिस्मती है कि एक बंदा जो बेगुनाह है उसको जेल जाना ही नहीं चाहिए। उसकी बेगुनाही से पहले, लेकिन आपका पुलिस का सिस्टम तो यही कहता है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, पुलिस का सिस्टम हमारा इतना, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि अगर एक बंदे के ख़िलाफ़ एफआईआर किसी ने करवा दी है, वो गलत है, ठीक है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि वो बेचारा जाए पहले अपनी बेल करवाए, फिर वो सामने तफ्तीश हो उसका ना। अब तो वैसे ही
एक बच्चा है, वो स्टूडेंट है, उसका नाम FIR में आगे हुआ है, बेल करवाएगा, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। अदालत आलिया जात के फैसले मौजूद हैं, अदालत उज़्मा के फैसले मौजूद हैं कि एक बंदा जो बेगुनाह है उसका करैक्टर क्यों आप उसका करैक्टर दागदार कर रहे हो। उसकी सारी ज़िंदगी आगे है, उसका सारा फ्यूचर आगे है, उसने कल को ऑफिसर बनना है, उसने पढ़ के किसी ने लॉयर बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसका रिकॉर्ड आप क्यों जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम लेके आ रहे हैं। ठीक है, अनवर इस्माइल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जो हासिल वसूल हुई गुफ्तगू का रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से है कि पुलिस जब किसी भी केस की तफ्तीश करती है, मुकदमे का अंदराज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू होता है, तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को पुलिस इन्वॉल्व कर लेती है। अनवर साहब ने एक मिसाल भी दी कि 8 साल एक नौजवान जो अपने बाप की किए की सज़ा भुगतता है, वो 8 साल जेल में रहता है और फिर अदालत से बरी भी हो जाता है 8 साल के बाद, लेकिन वो उसके 8 बरस जो हैं वो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, उसका हिसाब कौन देगा। और दूसरी जानिब ये भी होता है कि जो लोग मुलव्विस होते हैं, जिन लोगों का कसूर होता है, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि पुलिस के पास वसाइल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास वसाइल की कमी है, और अगर वसाइल महदूद हैं तो उनके ऊपर बैठे हुए अफसरान, उनकी सुपरविज़न वो नाकस है, कमज़ोर है, पूछा नहीं जाता। उन केसेस के मुतालिक जो किसी आम आदमी का, किसी का प्यारा ज़ख्मी हो गया मुकदमे में, किसी फायरिंग के नतीजे में या कत्ल हो गया, तो उनसे वो तलब नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन को परसू नहीं किया जाता अफसरान की जानिब से, जिसकी वजह से जैसे आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि 7 बरस बाद एक 5 कत्लों का मुलजिम जो है वो 7 बरस के बाद गिरफ़्तार होता है। और सबसे अहम बात यह है कि वो इसी मुल्क में, इसी ज़िले में और इसी शहर में रहता है। कभी वो दूसरे ज़िलों में भी जाता है, दूसरे शहरों में भी जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने उस आबाई घर के इर्द गिर्द रहता है। और जब पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है तो वो बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में रहने वाले अपने वालिदैन को मिलने के लिए आता है। यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है उन अफसरान के लिए जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह मामूली झगड़े खून रेजी में बदल जाते हैं, कैसे दरीना दुश्मनियां कई जिंदगियां निकल जाती हैं और पुलिस के निज़ाम में कहां कहां खामियां मौजूद हैं। हमने ज़ख्मी मुतासरीन की दास्तानें सुनी, पुलिस के मौक़िफ़ को जाना और कानून की वजाहत भी की कि ऐसे वाक़यात में पुलिस को किस तरह फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन असल सवाल अपनी जगह कायम है, क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या कानून पर अमल दरामद हो रहा है, या ये मुआशरती अदम बर्दाश्त है जो हमें इस नहज पर लेके आई कि मामूली तल्ख कलामी भी गोली चलने तक जा पहुंची? ये लम्हा सोचने का है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। पुलिस को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और आवाम को बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करना होगा। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो ऐसे वाक़यात ना सिर्फ कम हो सकते हैं बल्कि ख़त्म भी हो सकते हैं। जुर्म का अंजाम सज़ा होना चाहिए और इंसाफ का मकसद माशरे को महफूज बनाना है। इसी उम्मीद, इसी सवाल और इसी पैगाम के साथ नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।